टाइप्स ऑफ जीएसटी आईएन मतलब जीएसटी नंबर। तो जीएसटी नंबर के यहाँ पर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन एंड रेगुलर एंड कंपोजिशन, इस तरह से जीएसटी नंबर के अलग अलग टाइप्स होते हैं। और कोई भी प्रेशर है तो वो यहाँ पर कंफ्यूज होता है कि किस कंडीशन में हमें कौन से जीएसटी नंबर को लेना है। तो इस वीडियो में हम सारे जीएसटी नंबर के टाइप्स को डिटेल में सीखेंगे और इसके बाद आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। और फिर भी आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अभी नाम की तरह ही यहाँ पर सिर्फ सर्विस कवर होती है। यहाँ पर कोई गुड्स परचेस है तो इसमें कवर नहीं होता। तो इसमें कौन सी सर्विस परचेस कवर होती है ये हम देखते हैं। अभी हमारी ये कंपनी है भोगले एंड सन्स और इसके 3 यूनिट है। यूनिट ए जो कि यूपी में है, यूनिट बी गुजरात में है, यूनिट सी केरला में। और इस कंपनी का जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है और इनकी सारी जो अकाउंटिंग है वो यहाँ पर मुंबई के ऑफिस में कवर होती है। तो अभी मान लीजिए ये कंपनी कोई एडवर्टाइज करती है तो एडवर्टाइज के लिए ये टाइगर श्रॉफ को 1 लाख रुपए देती है। तो जब टाइगर श्रॉफ एडवर्टाइज करेगा तो यूनिट ए, बी, सी इन तीनों का सेल्स बढ़ेगा, लेकिन टाइगर श्रॉफ जो इनवॉइस देगा वो यहाँ पर हेड ऑफिस को देगा और उस पर वो जीएसटी चार्ज करेगा। मान लीजिए 1 लाख का इनवॉइस है तो 18,000 का जीएसटी वो इनवॉइस पे चार्ज करेगा। अभी जो जीएसटी इनपुट टैक्स का क्रेडिट मिलेगा वो यहाँ पर हेड ऑफिस को मिलेगा, लेकिन हेड ऑफिस कोई भी सेल नहीं करता। तो इसको जो जीएसटी क्रेडिट है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि ये जो यूनिट ए, बी, सी ये सेल्स करती है और जीएसटी क्रेडिट की जरूरत इन यूनिट को है। तो इस केस में ये जो मुंबई में हेड ऑफिस है वो एक अलग से जीएसटी नंबर लेता है, वो है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। और उस आईएसडी जीएसटी नंबर पे वो जीएसटी का क्रेडिट लेता है और यहाँ पर उन तीनों के लिए एक एक इनवॉइस को इश्यू करता है और जो भी क्रेडिट है वो इनको यहाँ पर ट्रांसफर करता है। इसके लिए जब हम जीएसटीआर 3B को फाइल करते हैं तो वहां पर एक कॉलम रहता है आईटीसी रिसीव्ड फ्रॉम आईएसडी, तो वहां पर ये आईटीसी आता है। अभी यहाँ पर अलग अलग कंडीशन हो सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर आपने परचेस किया है तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो हम तीनों यूनिट में यूज करेंगे, लेकिन उसका जो इनवॉइस है वो यहाँ पर हेड ऑफिस के नाम पर होगा। तो इस केस में भी हेड ऑफिस यहाँ पर आईएसडी नंबर लेता है और जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो यहाँ पर तीनों को ट्रांसफर करता है। अभी हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। तो सबसे पहले आपको कंपलसरी रजिस्टर करना पड़ेगा एज ए आईएसडी। मतलब आपका जो भी पुराना जीएसटी नंबर है उसके अलावा आपको एक नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा जो कि आईएसडी में होगा। अभी अब जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यहाँ पर ब्रांच को ट्रांसफर करेंगे वो ज्यादा नहीं होना चाहिए जो भी आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया है। मतलब जो भी आपका परचेस है उससे ज्यादा आप यहाँ पर आईटीसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तीसरा है अगर आपने कोई आरसीएम का पेमेंट किया है तो इस तरह से आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका जो प्योर परचेस का आईटीसी है उसी को आप इस तरह से ट्रांसफर कर सकते हैं। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जीएसटीआर 6 रिटर्न को फाइल करता है जो कि नेक्स्ट मंथ के 13 तारीख को यह फाइल करता है। अभी हमने आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर इसको देखा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। इस तरह का जीएसटी नंबर आपको कब निकालना होता है। अभी सबसे पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या, ए पर्सन हु सप्लाइज टैक्सेबल गुड्स और सर्विस, मतलब जो भी टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस को सप्लाई करता है। ओकेशनली इन ए टैक्सेबल टेरिटरी, मतलब कभी कभी वो सप्लाई करता है वेयर ही डज नॉट हैव ए फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब वो उस स्टेट में बिजनेस करता है जहां पर उसका कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, जो कि हम जीएसटी नंबर को ऐड करते हैं। मतलब जहां पर हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस होता है उस तरह से कोई भी फिक्स प्लेस ऐड नहीं है, लेकिन वो दूसरे स्टेट में जाकर बिजनेस करता है। अभी इस तरह से कंडीशन कब आती है तो यहाँ पर देखिए। अभी यहाँ पर श्रेया बुटीक है और उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है और वो जो फैशनेबल कपड़े होते हैं उसको सेल करता है। अभी दिल्ली में एक एग्जीबिशन है और ये जो श्रेया बुटीक है वो अपने कपड़े को लेकर दिल्ली में जाएगा और वहां पर दिल्ली में सेल करेगा। अभी ये जो श्रेया बुटीक सेल करेगा वो दिल्ली से सेल करेगा क्योंकि उसका जो मटेरियल है वो दिल्ली में ही है, लेकिन इसका जो जीएसटी में प्लेस ऑफ सप्लाई है वो महाराष्ट्र में रजिस्टर है। दिल्ली में इसका कोई भी प्लेस नहीं है, ये सिर्फ एग्जीबिशन के लिए जा रहा है। तो इस केस में ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है और इसको कुछ दिनों के लिए वहां पर दिल्ली में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इस तरह से जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। अभी सेकंड कंडीशन में देखिए मिस्टर अनंता है, उसका जो जीएसटी नंबर का प्लेस ऑफ सप्लाई है वो यहाँ पर बेंगलोर में है और वो जो है वो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस इसको प्रोवाइड करता है और उसके लिए वो हैदराबाद में जाता है
और हैदराबाद से ही वो इनवॉइस को इशू करता है, लेकिन हैदराबाद में उसका कोई भी फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, तो इस केस में कुछ दिनों के लिए इसको कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इसके लिए रजिस्टर करना पड़ेगा। और ये जो आईएसडी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, वो आपका जो जीएसटी नंबर है उसके अलावा आपको अलग से जीएसटी नंबर को निकालना पड़ता है, जो कि कुछ दिनों के लिए टेम्पररी होता है। अभी हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखते हैं। सबसे पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कौन से रिटर्न को फाइल करता है, तो रेगुलर जीएसटी की तरह ही ये जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3 भी को फाइल करता है, लेकिन इसको एनुअल रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। और इसकी जो वैलिडिटी है वो मैक्सिमम 90 डेज होती है, मतलब 90 डेज के अंदर इस जीएसटी नंबर को बंद करना पड़ता है, क्योंकि ये जो जीएसटी नंबर है वो टेम्पररी होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, आप जो दिल्ली में बिजनेस करने के लिए गए हैं वो कुछ दिनों के लिए गए हैं जब तक एग्जीबिशन है, तो उसके बाद इस जीएसटी नंबर को बंद करना पड़ेगा, जिसकी लिमिट मैक्सिमम 90 डेज रहती है, लेकिन इसके पहले भी आप इसको बंद कर सकते हैं। और इसका जो जीएसटी का पेमेंट है वो आपको एडवांस में करना पड़ता है, मतलब आपको एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन करना पड़ता है कि इस पीरियड में आपका कितना सेल्स होने वाला है, और उतना जीएसटी का पेमेंट आपको एडवांस में करना पड़ता है। और कैलकुलेशन में कोई कम ज्यादा होता है तो आप बाद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर सीटीपी यानी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इसको देखा। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और ये जो दोनों है, मतलब आईएसडी और सीटीपी, ये आपके मेन जीएसटी नंबर के अलावा टेम्पररी पीरियड के लिए जीएसटी नंबर को आपको लेना होता है। अभी हम देखते हैं एनआरआई, मतलब नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन। अभी ये बहुत ही इजी है। हु हैज नो फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस और रेसिडेंस इन इंडिया, मतलब कोई पर्सन ऐसा बिजनेस करता है जो कि जीएसटी में टैक्सेबल है, लेकिन उसका इंडिया में कोई भी फिक्स प्लेस नहीं है, तो वो यहाँ पर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन इस बेस पर जीएसटी नंबर को लेता है। अभी हम जीएसटी नंबर में रेगुलर और कंपोजिशन, इसमें क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे। अभी अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है तो रेगुलर और कंपोजिशन, ये आपने नाम सुना होगा, तो इसके हम यहाँ पर डिफरेंस देखते हैं। तो सबसे पहले टर्नओवर, मतलब अगर आपका कितना टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन और रेगुलर में जा सकते हैं। तो सबसे पहले कंपोजिशन, अगर आप गुड्स को सप्लाई करते हैं तो आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 CR, मतलब 1 करोड़ 50 लाख, इससे कम है तो ये आप यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में जा सकते हैं। अगर आपका गुड्स का टर्नओवर 1.5 CR से ज्यादा है तो आपको कंपलसरी यहाँ पर रेगुलर जीएसटी स्कीम में जाना पड़ेगा। अभी यहाँ पर देखिए, अगर आपका बिजनेस इन स्टेट में है तो आपकी जो लिमिट है वो 75 लाख है, मतलब 75 लाख के ऊपर आपका टर्नओवर है तो आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं जा सकते, आपको कंपलसरी रेगुलर जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो आपका टर्नओवर 50 लाख के नीचे है तो ये आप यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम को ले सकते हैं, और 50 लाख से ऊपर है तो आपको कंपलसरी यहाँ पर रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा। यहाँ पर रेगुलर जीएसटी नंबर, तो यहाँ पर कोई भी टर्नओवर की लिमिट नहीं है, मतलब आपका कितना भी टर्नओवर है, जीरो है या फिर करोड़ों में है, तो आप रेगुलर स्कीम में कभी भी जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में जाना है तो आपका ये जो टर्नओवर है वो यहाँ पर गुड्स सप्लाई के लिए 1.5 CR से कम होना चाहिए, और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो 50 लाख से कम होना चाहिए। अगर आपका टर्नओवर 0 रुपीज भी है तो भी आप जीएसटी नंबर को ले सकते हैं, मतलब जीएसटी नंबर को लेने के लिए आपका कोई सेल्स होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हम ये देखते हैं कि जीएसटी नंबर लेना कब कंपलसरी बन जाता है। तो अगर आप गुड्स को सेल करते हैं तो आपका जो टर्नओवर है वो 40 लाख के ऊपर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। और ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पर रेगुलर और कंपोजिशन दोनों के लिए सेम है, मतलब आपका गुड्स का सप्लाई 40 लाख के ऊपर जाता है तो आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर को लेना पड़ता है। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो किसी भी ईयर में आपका टर्नओवर 20 लाख के ऊपर जाता है तो आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर को लेना पड़ता है। अभी ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो कंपलसरी जीएसटी नंबर के लिए है। अगर आप खुद से जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आपका कोई भी टर्नओवर नहीं है तो भी आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। अभी यहाँ पर देखिए, ये जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट होते हैं वो आपको यहाँ पर शो हो जाएंगे। उसमें ये जो कंपलसरी जीएसटी नंबर लेने की थ्रेशोल्ड लिमिट है वो यहाँ पर कम है। अगर आपका बिजनेस इन स्टेट में है और आप गुड्स में सप्लाई करते हैं तो आपकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 20 लाख रुपए है, मतलब इसके ऊपर जाने के बाद आपको कंपलसरी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। और अगर आप सर्विस प्रोवाइडर है तो ये लिमिट 10 लाख है, और इसके अलावा बाकी जो स्टेट है उसके लिए ये लिमिट है। अभी ये जो सारे नोट्स है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी।
अभी हम सेकंड देखते हैं सप्लाई टाइप। अगर आपका जीएसटी नंबर कंपोजिशन स्कीम में है तो आप ओनली इंट्रा स्टेट सेल कर सकते हैं, मतलब विद इन स्टेट। कंपोजिशन स्कीम में जाने का सबसे बड़ा लॉस ये होता है कि आप इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते। मतलब अगर आपका जीएसटी नंबर महाराष्ट्र में है तो आप गुजरात में सेल्स नहीं कर सकते, आप सिर्फ महाराष्ट्र में ही सेल्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका जीएसटी नंबर रेगुलर है तो आप यहाँ पर इंट्रा स्टेट मतलब विद इन स्टेट और इंटर स्टेट मतलब दूसरे स्टेट में दोनों सप्लाई कर सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि ज्यादातर छोटी कंपनीज भी है वो यहाँ पर रेगुलर स्कीम में रजिस्ट्रेशन करती है। तीसरा देखते हैं सेल्स और एक्सपोर्ट मतलब एसईजेड यूनिट और एक्सपोर्ट। अगर आप कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है तो आप यहाँ पर एसईजेड यूनिट और एक्सपोर्ट ये दोनों नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका जीएसटी नंबर रेगुलर स्कीम में है तो आप यहाँ पर एसईजेड सेल्स और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। अभी हम फोर्थ देखते हैं रेट ऑफ टैक्सेस। तो यहाँ पर जो कंपोजिशन स्कीम होती है इसके लिए 0, 1, 2, 5, 6 इस तरह से टैक्स रेट होते हैं और ये कॉमन होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए अगर आप ट्रेडर्स है तो आपका जो भी पूरा गुड्स आप सेल करते हैं इसके लिए आपको 1% टैक्स रेट होता है। अगर आप मैन्युफैक्चरर है तो 2% होता है। अगर आपकी रेस्टोरेंट सर्विस है तो 5% होता है। तो अलग अलग सर्विस और गुड्स के लिए ये यहाँ पर कॉमन होता है। लेकिन रेगुलर स्कीम में जो टैक्स रेट होता है वो जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर डिपेंड होता है। मतलब अगर आपका नॉर्मल प्रोडक्ट है तो उसके लिए 18% होता है, अगर आपका टोबैको है तो 28% होता है। तो रेगुलर स्कीम में जो टैक्स रेट है वो प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड होता है। अभी हम देखते हैं परचेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जो कंपोजिशन स्कीम में है वो परचेस का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकता, और जो रेगुलर स्कीम में है वो आपको मालूम ही होगा कि हम जब परचेस करते हैं उस पर जीएसटी चार्ज होता है तो उसका हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं और हम जो पेमेंट करते हैं उसमें से उतना पेमेंट माइनस हो जाता है। तो कंपोजिशन स्कीम में ड्रॉबैक ये है कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकते, और हम यहाँ पर जो टैक्स चार्ज करते हैं मतलब जो भी हम सेल्स का इनवॉइस बनाते हैं उस पर ये जीएसटी अलग से शो नहीं करते। तो सामने वाली जो पार्टी है वो भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकती। लेकिन हम रेगुलर स्कीम में कोई भी सेल्स करते हैं तो वहां पर जो जीएसटी चार्ज होता है तो सामने वाली पार्टी उस जीएसटी का क्रेडिट ले सकती है। मतलब जो भी कंपनी कंपोजिशन स्कीम में है वो परचेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट ले भी नहीं सकती, और वो जो सेल्स करती है उस पर जो जीएसटी चार्ज होता है तो सामने वाली पार्टी भी इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले नहीं सकती। अभी हम देखते हैं डॉक्यूमेंट। तो कंपोजिशन स्कीम जो है वो जब सेल करता है तो बिल ऑफ सप्लाई को इशू करता है, और जो रेगुलर सप्लाई है वो टैक्स इनवॉइस को इशू करता है। जो भी कंपोजिशन स्कीम में है वो जब भी सेल करेगा तो ये जो टैक्स रेट है जो हमने देखा उसमें उसकी जो सेल्स की अमाउंट है मान लीजिए 100 रुपीज है और यहाँ पर 1% टैक्स रेट है मतलब 1 रुपीज, तो वो यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई में 101 मेंशन करेगा, लेकिन वो जो टैक्स है उसको अलग से मेंशन नहीं करेगा, टोटल 101 मेंशन करेगा। लेकिन जो भी रेगुलर स्कीम में है वो उसकी टैक्सेबल अमाउंट और उस पर कितना जीएसटी लगा है ये अलग अलग मेंशन करता है, क्योंकि ये जो सामने वाली पार्टी है वो जीएसटी का क्रेडिट लेने वाली है। लेकिन ये जो है वो जीएसटी को चार्ज तो करता है लेकिन अलग से मेंशन नहीं करता। अभी हम देखते हैं रिटर्न्स। जो भी टैक्स पेयर कंपोजिशन स्कीम में रजिस्टर है उसके लिए सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उसको क्वार्टरली रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। मतलब उसको एक क्वार्टरली CMP 8 को फाइल करना पड़ता है और एनुअल में उसको GSTR 4 को फाइल करना पड़ता है। मतलब उसके लिए जो रिटर्न्स है वो बहुत ही कम है। और यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा यही है कि बहुत सारे छोटे बिजनेस है वो कंपोजिशन स्कीम में जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रिटर्न की फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ही कम है। लेकिन यहाँ पर रेगुलर स्कीम में आपको मंथली रिटर्न को फाइल करना पड़ता है। मतलब आपका जो भी सेल्स है उसके लिए आपको हर मंथ को GSTR 1 फाइल करना पड़ता है। आपका जो भी पेमेंट है उसके लिए आपको GSTR 3B को फाइल करना पड़ता है, और एनुअल में आपको GSTR 9 और GSTR 9C इनको फाइल करना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपोजिशन स्कीम में रिटर्न की जो फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ही कम है और रेगुलर स्कीम में ये बहुत ही ज्यादा है। और 8 है चार्ज ऑफ GST। तो इसके पहले भी हमने देखा कि जो भी कंपोजिशन स्कीम में है वो यहाँ पर बिल ऑफ सप्लाई में सेपरेटली GST को चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन जो भी रेगुलर स्कीम में है वो टैक्स इनवॉइस को इश्यू करता है, और जो भी टैक्सेबल वैल्यू है और GST है उसको वो टैक्स इनवॉइस में सेपरेटली शो करता है। अभी हम देखते हैं रेगुलर और कंपोजिशन, इसमें से आपके लिए बेस्ट कौन सा है। तो कंपोजिशन स्कीम का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि यहाँ पर जो रिटर्न की फॉर्मेलिटीज है वो बहुत ही कम होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे ड्रॉबैक है। मतलब आप यहाँ पर इंटर स्टेट सेल नहीं कर सकते, आप यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम नहीं कर सकते, और यहाँ पर टर्नओवर की भी लिमिट है। तो आगे जाकर जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो आपको कंपलसरी रेगुलर स्कीम में जाना पड़ेगा।
तो अगर आप स्टार्टिंग से रेगुलर स्कीम में जाते हैं तो ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपको फॉलो नहीं करने पड़ते। बाकी आपको जो भी अच्छा लगता है, मतलब कंपोजिशन या फिर रेगुलर, उसको आप चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। अगर इसमें आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में मैं अकाउंटिंग, जीएसटी, टीडीएस इस पर एक एनिमेटेड सीरीज लाने वाला हूँ और उसमें कंटेंट और नॉलेज नेक्स्ट लेवल का होगा और आप बिल्कुल बोर नहीं होगे। तो इस चैनल से कनेक्टेड रहिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन है उसको भी एक्टिवेट कीजिए। और हमारा एक व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए।